नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राथमिक क्षेत्रों के आर्थिक विकास को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े विविध व्यवसायों जैसे कि कृषि, कुक्कुट, मत्स्य पालन, पशुपालन, इन सब के बारे में बातें करते हैं कि कैसे हम परंपरा को नवीनतम तकनीकों से जोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश होगी हमारी। जान पाएंगे हम कि कैसे नवीनतम तकनीकों से जुड़कर भी प्राकृतिक तरीकों को बनाया रखा जा सकता है। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले देखेंगे खबरें खेती की। दर्शकों नमस्कार, खबरी खेती की में स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचार पर। उद्यान निदेशालय द्वारा बागवानी महोत्सव में प्रतियोगिता का आयोजन। नई तकनीक से मधुमक्खी पालन देगा लाभ एवं किसानों के लिए बेहद उपयोगी गटोल मशीन। पिछले दिन कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की ओर से वीर कुंवर सिंह पार्क में 2 दिवसीय बागवानी महोत्सव का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार ने इसकी जानकारी दी। बागवानी महोत्सव में विभिन्न प्रकार के सब्जी का उत्पादन देखकर लोग आश्चर्य कर रहे थे। अलग अलग लोगों से किसान उत्पादन लेकर पहुंचे थे। किसानों की सफलता उनके उत्पादन के अनुसार प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान से सम्मानित भी किया गया। किसान भाई बहनों, पान की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है। इसके उन्नत प्रभेदों का प्रयोग कर आप गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। पान के उन्नत प्रभेदों में बंगला, कलकतिया, मगही, देशावटी और देसी पान आदि प्रमुख रूप से हमारे क्षेत्र में प्रयोग आते हैं। भारत की सांस्कृतिक दृष्टि से तांबुल यानी पान का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां एक ओर धूप, दीप और नैवेद्य के साथ आराध्य देव को चढ़ाया जाता है, वहीं श्रृंगार और प्रसाधन का भी अत्यावश्यक अंग है। इसके साथ साथ विलास क्रीड़ा का भी यह अंग रहा है। मुख शुद्धि का साधन भी है और औषधीय गुणों से संपन्न भी माना गया है। इसके उन्नत प्रभेदों का प्रयोग कर पान के किसान काफी लाभ भी ले सकते हैं। पान के कुछ उन्नत प्रभेद जैसे सौफिया, मगही, रामटेक, बनारसी आदि हैं। किसान भाई बहनों, आप में से कई लोग सब्जी उत्पादन से जुड़े हुए हैं और अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे कर्मठ सब्जी उत्पादक रवि कुमार जी से, जो कि वैशाली जिला के निवासी हैं और सब्जियों के उत्पादन से जुड़े हैं। आइए उनसे ही जानते हैं सब्जियों के उत्पादन से जुड़े उनके अनुभव। अभी हम आपके सामने केला का खेती है। ये G9 केला है जो अभी हम लोग लगाए हैं। छोटा छोटा पौधा है। अभी ये करीब 5 कट्ठा प्लस में है। और इसके बाद हम लोग आलू का भी खेती है अपने पास। उसके बाद गोभी का भी खेती होता है। उसका सरसों का भी खेती होता है अपने पास। तो यही सब है हम लोग को। अभी G9 केला है जो कि आप देख रहे हैं कि सामने छोटा छोटा सा भी पौधा है। मधुमक्खी पालन कृषि के साथ साथ या स्वतंत्र रूप से किया जाने वाला व्यवसाय है। बाजार में शहद के गुणों के कारण इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। हनी स्ट्रिप एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से सरलता से और ज़्यादा मात्रा में शहद का निष्कर्षण किया जा सकता है, जिससे कि उत्पादकों को कहीं ज़्यादा लाभ होगा। किसान भाई बहनों, गटोल मशीन एक ऐसा उपकरण है जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। इस मशीन का प्रयोग दवा छिड़कने के कामों में प्रयोग लाया जाता है। एक व्यक्ति अपने पैरों एवं हाथों का प्रयोग कर दूसरा पाइप के सहारे दवा का छिड़काव फसलों पर करता है। इसको चलाने में बहुत ही आसानी होती है और कम समय में अधिक क्षेत्र में स्प्रे किया जा सकता है।
यह अधिक महंगा भी नहीं है। लगभग 2500 से 3000 तक की कीमत में यह बाजार में उपलब्ध है। आप जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं सब्जी मंडी अंटा घाट, जहां जानेंगे आलू प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 1000 से 1100 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज 1400 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल, उजला आलू 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल है। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कल। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। खबरें खेती की में अभी आपने देखा मौसम के मिजाज को, जाना मंडी के भाव के बारे में, ली जानकारी नवीनतम तकनीकों की, उपकरणों की, और रूबरू हुए आप अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज से भी। बारी है कुछ नई जानकारियों की, तो आइए, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बात की थी, जानते हैं प्राकृतिक खेती के विषय में। नमस्कार, खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और विशेषज्ञ के द्वारा आपको बहुत सारी जानकारी देते हैं, जिसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और घर बैठे कृषि की हर जानकारी आप हासिल कर लेते हैं। जी हाँ, आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है प्राकृतिक खेती। किस तरह से ये प्राकृतिक खेती करके हमारे किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा पा सकते हैं। आज हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो है डॉक्टर कृष्ण मुरारी सिंह, वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान केबीके सहरसा से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि प्राकृतिक खेती क्या है और इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं। किसान भाइयों, आप जैसा जानते हैं कि प्राचीन काल से हम प्राकृतिक अवस्था में खेती करते आ रहे हैं। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जल हैं, भूमि है, वायु है, सूरज की रोशनी है, जंगल हैं, जीव हैं, इन्हीं सबों का प्रयोग करके हम प्राचीन सभ्यताएं के समय से ही हम कृषि का कार्यक्रम करते रहें ताकि हम मानव को भोजन उपलब्ध करा सकें। तो ये प्राकृतिक खेती नई नहीं है, ये बहुत प्राचीन है और जो प्रकृति के नियम हैं उनके अनुरूप हम प्राकृतिक खेती को करते हैं। और इसमें जो जैव विविधताएँ जो हमारे पास हैं, वो जैसे जंगल हैं, ज़मीन है, हमारी फसल है, फॉरेस्ट हैं और जीव हैं, पशुधन है, इन सबों को एकीकृत करके उनका समावेशी प्रयोग करते हैं ताकि जो है वातावरण की जो स्थायित्व बना रहे और उत्पादन पर भी कोई असर नहीं पड़े। इसमें विशेष रूप से हमें ये कहते हैं कि प्रकृति के नियमों के अनुसार ही हम खेती करें और इसको कहते हैं डू नथिंग फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग इसे कहा जाता है, चूँकि इसमें लागत कॉस्ट बहुत ही कम आता है। विशेषकर जो सामान्य हम खेती करते हैं उससे 30% तक हम उत्पादन के लागत को कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाई जो हमारे जैव विविधताएँ हैं उनके प्रयोग से, और इसमें हमें कोई रसायन का प्रयोग हम नहीं करते हैं, न ही कोई उर्वरक का प्रयोग करते हैं, और प्राकृतिक अवस्था में इसकी हम फसलों की खेती करते हैं। सर, हमारे जो नए किसान भाई हैं जो पहली बार किसानी कर रहे हैं, वो किस तरह से प्राकृतिक खेती को कर सकते हैं और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? किसान भाई, जैसा मैंने कहा कि प्राकृतिक खेती के जो कार्य हैं उसमें हम किसी प्रकार के उर्वरक का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं, न ही रसायनों का प्रयोग करते हैं, बल्कि प्राकृतिक अवस्था में हम
जो जैव विविधताएँ हैं उनके सहयोग से खेती करते हैं। तो इसमें 4 प्रकार के मुख्यतः इसके कंपोनेंट हैं जिनके सिद्धांत हैं। तो इसमें करते यही हैं कि हम जो हमारी जो जैव विविधताएँ हैं, जो हमारे जीवाणु हैं, उनकी मदद से हम एक घोल तैयार करते हैं। उस घोल में रोग बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है। हम पोषक तत्व पौधों को भी हम देते हैं। उसमें सबसे प्रथम है बीजामृत। तो बीजामृत जो हम बनाते हैं, इसमें किसान भाई मैं बताऊं कि ये प्राकृतिक खेती का जो सबसे आधार है वो हमारा गाय है, और वो देसी गाय है। देसी गाय के गोबर एवं मूत्र के माध्यम से ही हम उसका फॉर्मुलेशन, उसका घोल तैयार करते हैं, उससे बीज उपचार करते हैं एवं फसलों पर समय समय पर छिड़काव करते हैं, जिससे फसल को रोग बीमारी से मुक्त करते हैं और उन्हें पोषक तत्व भी उपलब्ध कराया जाता है और पौधों को विकास होता है। बीजामृत का प्रयोग मैंने कहा कि गोबर और मूत्र के प्रयोग से किया जाता है। तो किसान भाई, बीजामृत जो गाय के गोबर एवं मूत्र तथा कुछ चूना एवं पानी के घोल के साथ इसको बनाया जाता है और इससे बीज का उपचार किया जाता है। तो बीज के उपचार करने से रोग बीमारी के आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं तथा जो मृदा से और बीज से जो रोग बीमारी फैलते हैं वो नहीं फैल सकेंगे। उसी प्रकार से जो अगला जो हमारा घोल बनता है उसको बोलते हैं हम जीवामृत। तो जीवामृत में गाय का गोबर और मूत्र तो रहता ही है, उसके साथ साथ हम गुड़ और बेसन भी देते हैं और उनके सहारे उसमें जंगल की मिट्टी भी देते हैं और घोल बनाने के बाद उसका हमें करीब 6 दिन तक उसके घोल को तैयार करते हैं, तब जाके छान के उसका छिड़काव करते हैं। सर, किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं और इसका लाभ किसान भाई कैसे उठा सकते हैं? किसान भाई, प्राकृतिक खेती भारत सरकार के द्वारा इसे पॉपुलराइज किया जा रहा है। तो परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत है, BPKP एक योजना है जिसके तहत ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। नमामि गंगे परियोजना चल रही है सर, और ये जैविक कॉरिडोर है जो गंगा के किनारे बिहार, बंगाल, यूपी, झारखंड के क्षेत्रों में इन परियोजनाओं को चलाया जा रहा है। तो और इसके अलावा प्राकृतिक खेती पर एक मिशन भी बनाया हुआ है। तो किसान भाई कृषि मंत्रालय के माध्यम से या बिहार सरकार के कृषि विभाग से मिलकर प्राकृतिक खेती के जो फायदे हैं, लेकिन इसमें ये क्लस्टर में करना पड़ता है। इनका जो प्रशिक्षण जो किसान भाई करेंगे करीब 25 और 50 एकड़ के गुच्छ में किया जाएगा और किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से ये 4,000 रुपये तक इनको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अनुदान प्राप्त है। इस तरह से किसान भाई प्राकृतिक खेती को अपनाकर और सामान्य खेती में ये जहर मुक्त किसी खेती को कर सकते हैं और प्रकृति को शुद्ध एवं वातावरण को शुद्ध बना सकते हैं और इनके जो उत्पाद होंगे उनमें स्वाद होगी और मिठास होगी और वातावरण भी हमारा प्रदूषण से मुक्त रहेगा। सर, आप हमारे किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है।
जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। गर्मी का मौसम है, यानी कि शुरुआत हो चुकी है आम और लीची के फसल उत्पादन की। तो आम के बागों की कैसे करें देखभाल कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएं हमारे उत्पादक, इस बारे में अब लेंगे जानकारी हमारे विशेषज्ञ से इस साक्षात्कार के जरिए। दर्शकों नमस्कार। फलों के राजा आम का मौसम आ गया है, पेड़ों पे मंजर लग चुके हैं और जो आम के व्यवसायी हैं, जो माली हैं, उनको ये ज़रूरत है कि वो आम की उचित देख रेख कैसे करें। इसी पर हमने आज का विषय रखा है आम के बागों की देखभाल, और इसके लिए हमने बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है मोहम्मद नदीम अख्तर जी को, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ है केवी के सहरसा से। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, जैसे कि अब हम आम की बात करें तो पेड़ों पर मंजर लग चुके हैं, और जिस अवस्था में आम के पेड़ अभी हैं, तो उस अवस्था में उनका प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, इसकी हमें जानकारी दीजिएगा। जैसा कि अभी हमारे बिहार में आम में पूरी तरह से मंजर आ चुके हैं और फूल खिल चुके हैं। चूँकि आम में जो मंजर आने की प्रक्रिया है समाप्त हो चुकी है और ये फल लगने वाले हैं, इसलिए इस अवस्था में किसी भी प्रकार के चाहे रसायन का छिड़काव हो या बगीचे में पानी देने की, सिंचाई करने की आवश्यकता हो, ये अभी बिल्कुल ही नहीं करना है। इसे हमारे किसान बंधु एक चेतावनी की तरह समझे। और बात अगर है कि अगर कुछ आम में किसी भी प्रकार का कोई मंजर अगर काला हो जा रहा है, ये बीमारी की तरह है, ये पुष्पगुच्छ का एक ब्लाइट रोग है, जिसमें हम जो कुछ कृषि रसायनों का एक उचित दिशा निर्देश में हम छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि हेक्साकोनाजोल नाम की फफूंदनाशी एक दवा होती है, इसका हम 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। किंतु अगर हमारे पेड़ों में और हमारे मंजरों में अगर फुनगा कीट या जिसको हम जैसे फुदका कीट भी कहते हैं बहुत जगह, अगर उसका भी अगर अटैक हो रहा है, उसकी भी अगर संख्या ज़्यादा बाग में दिख रही है, तो हम कुछ समय तक इंतज़ार कर सकते हैं। जब हमारे आम के फल आ जाएं, एटलीस्ट मार्वल स्टेज में या मटर के दाने के बराबर हो जाए, तभी हम हेक्साकोनाजोल दवा का या फिर हमारे पास जो दवा होती है कीटनाशी, जिसमें से इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL की ये दवा है या थायोमेथाक्साम दवा है, उसका हम 0.3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम छिड़काव कर सकते हैं। सर, से मंजर की अवस्था अब धीरे धीरे पूरी हो चुकी है लगभग, और फल आने की अवस्था अब शुरू होगी, तो इस दौरान क्या देख रेख किया जाए, इसके संबंध में जानकारी देंगे। जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि जो मंजर की अभी अवस्था है, इसमें हम बागों की सिंचाई नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमारे ये जो मंजर है वो झड़ सकते हैं। लेकिन जब फल की अवस्था आ जाएगी, जब मटर के दाने के बराबर हमारा टिकोला आम का हो जाएगा, तब हम बागों की सिंचाई हल्की नमी उसमें कर सकते हैं। और तथा हम इसके बाद जो स्टेज होता है, इसमें हम 2-3 तरह की दवाएं होती है, जिसमें फफूंदनाशी हेक्साकोनाजोल जो दवा है 5 EC की, उसका हम 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। तथा जो कीटनाशक दवा जो प्रमुख रूप से है, उसमें इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL इसका भी हम छिड़काव कर सकते हैं, जो कि जिसकी मात्रा होगी 1 ml प्रति 2 लीटर पानी के हिसाब से। तथा छोटे फलों को, छोटे टिकोलों को झरने से बचाने के लिए हम एक महत्वपूर्ण रसायन जिसका नाम प्लानोफिक्स है, उसका छिड़काव भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसकी मात्रा रहेगी 1 ml प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से। सर, इन सभी बातों के बावजूद इतनी जानकारी आपने दी, इसके अलावे और कौन कौन से उपाय हैं, साधन है और तरीका है जिससे हमारे किसान भाई, हमारे माली जो हैं, वो बागों की देखरेख अच्छे से करें और अच्छा फल उन्हें प्राप्त हो सके, मुनाफा अच्छा प्राप्त हो सके। किसान भाइयों के लिए मेरा एक आखिरी संदेश होगा कि जिससे कि हमारे बागों में फलन अच्छी हो सके, हमारे बागों में कीड़े एवं कीटों रोग का प्रकोप ना हो सके तथा आम कम से कम झड़े, इसके लिए एक चेतावनी की तरह ये किसान बंधु ले कि आमों में अभी भी किसी भी तरह का, आम के जो बाग है उसमें किसी भी तरह का छिड़काव, किसी भी कृषि रसायन का छिड़काव ना करें, सिंचाई अभी बिल्कुल ना दें, तथा जो हमारा आम है
आम के बगीचे को जितना साफ़ सुथरा रख सके, जो फटे पुराने आम गिरेंगे उसमें उसको पूरी तरीके से नष्ट करके अपने बगीचे से साफ़ कर रखे। अपने बगीचे में जितने भी प्रकार के अगर खरपतवार आ गए हैं तो उनको नष्ट करके ख़त्म करें, तथा बगीचे को आसपास साफ़ सफाई रखें, जिससे आपके आने वाले कीटों एवं रोगों का उसमें कोई प्रकोप ना हो सके। आज के हमारे इस विषय पर सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप इन जानकारियों का पूरा लाभ लेंगे। कुछ ऐसे ही नए विषय, नए विशेषज्ञों को लेकर फिर होंगे रूबरू। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक इजाज़त, नमस्कार।